नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के क्विक रिवीजन के बारे में। अगर आप एसएससी जेईई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग आरसीसी का क्विक रिवीजन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं लोड्स कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके। इनमें से तीनों में से जो मैक्सिमम होता है वो आपकी वैल्यू है। डीएल का मतलब यहाँ पे डेड लोड है, एलएल का मतलब लाइव लोड है, डब्ल्यूएल का मतलब विंड लोड है, ईएल का मतलब अर्थक्वेक लोड है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम लोग लेते हैं। ओके, अगर आपको डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन लेना है तो उसमें 1.5 का मल्टीपल करना है, और डेड लोड और विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन लेना है तो उसमें भी 1.5 का मल्टीप्लाई करना है। अगर तीनों का लेना है तो उसमें 1.2 का मल्टीप्लाई करना है, और ओवर टर्निंग के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने इन चीज़ों को शॉर्ट में लिखा है जिससे आप इन कीवर्ड्स को पकड़ के एग्जाम में सीधे क्वेश्चन को टिक कर सके, ठीक है। 0.3 mm आपको दिखे तो उसका मतलब है वो नॉट हार्मफुल है। 0.2 mm दिखे यानी कि वो क्रैक हार्मफुल है। अगर 0.1 mm दिखे उसका मतलब वो क्रैक किस कंडीशन का, एक्सट्रीम कंडीशन का है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेन इन स्टील। तो ये मिनिमम है, ध्यान रखिए। स्ट्रेन इससे ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, यानी कि मिनिमम स्ट्रेन है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.002 प्लस Fy/1.5 इंटू ES। ये किस तरह आती है इसको हम कभी बात करेंगे पूरे एक लेक्चर में, क्यों पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद रखिए। अब बात करते हैं लॉन्ग इलास्टिक मॉडुलस की। कौन सा लॉन्ग, ये शॉर्ट होता है, ये लॉन्ग होता है, ठीक है। इसको सेकेंड भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। जो लॉन्ग इलास्टिक मॉडुलस है वो शॉर्ट इलास्टिक मॉडुलस अपन 1+5। 5 क्या आपका क्रीप कोएफिशिएंट। क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है, क्रीप कोएफिशिएंट इज नथिंग बट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। इसी की वैल्यू क्या होती है, 5000 अपन 1+5। 5 क्या है, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। फॉर्मूला याद रखना। अब बात कर देते हैं कि कोस्टल के केस में, अगर आपका कोस्टल एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस केस में पीसीसी का मिनिमम ग्रेड कितना है, M20। अगर आरसीसी का बात करें तो आरसीसी का मिनिमम ग्रेड कितना है, M30। ये दोनों ग्रेड आपको याद रखने हैं। ओके, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन एक फिक्स है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपका क्वेश्चन कंफर्म है, फिक्स है। यहाँ से आपको एक्स की लिमिट पूछेगा या फिर एम लिमिट पूछेगा। 250 के लिए लिमिट कितनी होती है, 0.53D, ठीक है। 415 के लिए कितनी होती है, 0.48D। 500 के लिए कितनी होती है, 0.46D। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे D की वैल्यू बोल देगा आपको और बोल देगा कि ग्रेड ये वाला दे रखा है, मुझे X की लिमिट की वैल्यू आप बताइए। ओके, इसी तरह M लिमिट के बारे में पूछ सकता है। 250 के लिए कितना होता है, 0.14 FT के BD², ठीक है। FC के BD² सब में कॉमन रहता है। मैं सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करता हूँ यहाँ पे। ओके, 250 के लिए 148 होता है, 415 के लिए 138 होता है, 500 के लिए 133 होता है। इस टेबल में से इन दोनों में से क्वेश्चन आपका कंफर्म आता ही है हर बार। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लेटरल स्टेबिलिटी के केस में। लेटरल स्टेबिलिटी के केस में आपसे चीज़ें भी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे, लेटरल स्टेबिलिटी के बारे में बाद में। अब बात करते हैं पहले हम लोग टी बीम के बारे में। एक होती है आइसोलेटेड कंडीशन, एक होती है कंटिन्यूअस। आपको एक वर्ड ध्यान रखने एग्जाम में कि उसने बोला है आइसोलेटेड पूछा है या फिर कंटिन्यूअस पूछा है। ओके, अगर उसने आइसोलेटेड पूछा है और टी बीम के लिए ही ज़्यादातर पूछता है, एल बीम के लिए बहुत कम पूछता है। ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल बीम के लिए बहुत ही कम पूछता है, लेकिन टी बीम के लिए जरूर पूछता है, ठीक है। तो लेकिन आपको दोनों याद रखने हैं। ओके, टी बीम के लिए क्या होता है, आइसोलेटेड कंडीशन में इफेक्टिव विड्थ कितनी होती है आपकी, वो होती है L0/L0 + B + 4 + BW। लेकिन इससे इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, कुछ चेंज होगा। इस जगह मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 का, देखिए पूरा फॉर्मूला एज इट इज है। यहाँ 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया फॉर्मूला एल बीम का। अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूस वाले केस में तो उसमें भी फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। L0/6, इस पोर्शन को हटा के यहाँ पे 6 आ गया, BW एज इट इज आ गया और 6DF ऐड कर दिया। अब यहाँ से एल बीम का फॉर्मूला किस तरह बना, इस वाले पोर्शन में नीचे वाला गरीब होता उसमें 2 का गुणा कर दिया, ऊपर वाला अमीर होता तो उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 का
डिवाइड कर दिया, बन गया हमारा एल बीम का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और एक तरीके से ट्रिक है, आप इससे चारों फॉर्मूले याद रख सकते हैं, लेकिन ये दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल वैल्यू वाले फॉर्मूले बनेंगे। अब बात करते हैं आपकी स्पेसिंग की शेष स्ट्रेस की। अगर आपकी जो अप्लाइड शेष स्ट्रेस है वो कंक्रीट की शेष स्ट्रेस से कम है, तो उस केस में मिनिमम जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.87 F/, ASB स्ट्रिप्स का एरिया होता है। ठीक है, 2 लेग के लिए एरिया में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी एरिया होता है, ओके, अपॉन 0.4B। लेकिन केस है इस कंडीशन में जो आपका यील्ड स्ट्रेस है वो 415 ग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। अगर टाउ भी इस कंडीशन में कि वो टाउ सी से तो ज़्यादा लेकिन टाउ सी मैक्स से कम है, तो उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला यूज होता है स्पेसिंग के लिए 0.87 F/ASB इंटू D अपॉन VUS। VUS को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? शेयर कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शेयर कैपेसिटी, यानी कि इस कैपेसिटी के लिए हमको स्पेसिंग प्रोवाइड करवानी है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना है। ओके, लेकिन स्पेसिंग की वैल्यू 3 कंडीशन में होती है। एक होती है 0.75D, एक होती है D, एक होती है 300 mm। ओके, कितनी होती है? mm। स्पेसिंग किसी भी केस में ले लीजिए, कॉलम, बीम, ठीक है, किसी भी केस में ले लीजिए, स्लैब, तो हर एक केस में हम लोग क्या रखते हैं? मिनिमम स्पेसिंग क्या रखते हैं हम लोग? मिनिमम। 0.75D होता है कौन से केस में? वर्टिकल केस में। किस केस में? वर्टिकल केस में। इंक्लाइन के केस में कितना होता है? D। ये किस केस में होता है? इंक्लाइन। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे वर्टिकल पूछा या फिर इंक्लाइन पूछा है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 300 से वो वैल्यू ज्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम लिया जाएगा। इन 300 से ज्यादा हो रही है तो वो गलत आंसर है आपका, ठीक है, वो आपका आंसर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो शेयर फोर्स लग रहा है अल्टीमेट, वो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। अगर मान लीजिए आपका टॉर्क लग रहा है, उस कंडीशन में आपका सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा, आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इससे फॉर्मूलों पे आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा, कौन सा फॉर्मूला राइट है या फिर रॉन्ग है ऐसे में, ठीक है। तो उस केस में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है VU प्लस 1.6 TU/B। ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला याद रखना है, MU प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस D/B इंटू TU अपन 1.7। देखिए यहाँ पे 1.6 है, ये ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1.7 है, 0.1 का एडिशन है, लेकिन ये नीचे है। तो इस तरह कुछ चीज़ों से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो इन फॉर्मूलों को। ओके, तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो इस पोर्शन से तो एक न्यूमेरिकल फिक्स रहता है हर बार की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.87 F/5 अपॉन 4 टाउ BD। तो लेकिन गेम सारा यहाँ पे हो जाता है पूरा टाउ BD। अगर टाउ BD की केस में हम लोग बात करें, अगर आपकी जो स्टील है वो आपकी हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाली स्टील है, यानी कि HYSD बार है, तो उस केस में इसका इंक्रीमेंट हो जाता है 60% का, ठीक है। लेकिन ये केस है HYSD के लिए। अगर हमारी बार टेंशन की जगह, जो हम बार यूज कर रहे हैं वो टेंशन की जगह कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं, तो उस केस में इंक्रीमेंट हो जाता है आपका 25% का, ठीक है। अगर उसने बोल दिया एग्जाम में कि HYSD बार यूज कर रहे हैं कंप्रेशन में वो भी, तो क्या होगा उस केस में? हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो उस केस में हमारा 60% तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, यानी कि 1.6 ये तो हुआ HYSD की वजह से, लेकिन उसने बोल दिया कंप्रेशन और कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1.25 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। अगर उसने सिर्फ बोला कि हम सिर्फ कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं और वो Fe 250 बार है, यानी कि माइल्ड स्टील है, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई होगा। अगर उसने बोला सिर्फ HYSD यूज कर रहे हैं लेकिन टेंशन में ही यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ 1.6 आएगा HYSD की वजह से, ये वाला सेक्शन हट जाएगा 1.25। ओके, तो यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट हो जाता है पूरा क्वेश्चन, तो ये आपको इस पे ध्यान रखना है कि वो किस कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, लेकिन इसकी भी 2 केस आते हैं। अगर वो कन्फाइंड नहीं है अगर आपकी बार्स, तो उस केस में जो LD है वो शुड बी लेस देन और इक्वल M1 अपॉन VU प्लस L0। L0 के बारे में अभी बात करेंगे, L0 क्या होता है, ठीक है। अगर कन्फाइंड है तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ 1.3 का फैक्टर एक आ जाता है और पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है एक कीवर्ड के ऊपर। अगर उसने बोला कन्फाइंड है तो ये वाला फॉर्मूला है, बोला कन्फाइंड नहीं है या फिर कन्फाइंड के बारे में बात नहीं की है तो ये वाला है। ओके,
तो इन दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूरा क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं एल नॉट क्या होता है। एल नॉट इज नथिंग बट एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका 12 या फिर डी, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के केस में हम लोग इसको क्या लेते हैं, मैक्सिमम। ओके, अब बात करते हैं लैप लेंथ की। लैप लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लाइस की बात करें अगर हम लोग, तो अगर डायरेक्ट टेंशन की बात की गई है तो ट्वाइस एल डी या फिर 3/5। एल डी पे नहीं आएगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपसे 35 या फिर 24/5 इस पे घुमाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है ये सारे ऑप्शन में दे दे 2LD करके, फिर 35 करके, फिर 1 2 3 इस तरह बोल दे कि 1 मैक्सिमम 2 मैक्सिमम या फिर तीनों मैक्सिमम, इस तरह क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। अगर हम बात करें टेंशन की, तो टेंशन में होता है 2LD या फिर 35 में से मैक्सिमम, ठीक है। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में LD होता है, यहाँ पे 24/5 इसका मैक्सिमम। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है साइड रीइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड करना है। जब ओवरऑल डेप्थ हमारी 750 से ज्यादा है और टेंशन नहीं है, तब हम लोग साइड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और हमारी अगर ओवरऑल डेप्थ 450 से ज्यादा है, साथ ही साथ उसमें टॉर्जन भी है, तब हम लोग साइड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कितना प्रोवाइड करते हैं, टोटल हम प्रोवाइड करते हैं 0.1% इक्वली, यानी कि दोनों साइड पे कितना हो गया, एक साइड पे 0.5 हो गया, एक साइड पे 0.5 हो गया, टोटल होता है हमारा 0.1। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हम लोग मिनिमम साइड रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, वन साइड अगर बोल दिया तो वो उस जगह आप लोग कहोगे 0.05%, ठीक है। क्योंकि वन साइड ये हो गया, इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे टोटल आएगा 0.1%। अगर वन साइड बोला है तो 0.5 और टोटल बोला है तो 0.1 लेके चलना है आपको। ओके, अब बात करते हैं हम लोग स्लैब के बारे में, ठीक है। स्लैब के बारे में, तो स्लैब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहां से, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं रिइंफोर्समेंट का। अगर हम लोग बात करें, ग्रेड पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग 250 ग्रेड का यूज कर रहे हैं तो ज्यादा परसेंटेज लेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 0.15%। अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार यूज करें यानी कि 415 यूज कर रहे हैं तो कम परसेंटेज लेंगे, जो कि 0.12% है। तो ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा कि ग्रेड कौन सा यूज हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दे रखेगा होगा, लेकिन आपको देखना है जो ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना है, ठीक है। अगर 250 है तो 0.15% होगा होल क्रॉस सेक्शन एरिया का, और 415 है तो 0.12% होगा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और स्पेसिंग की बात करें तो मेन रिइंफोर्समेंट के केस में क्या होता है, 3D या फिर 300 mm में से मिनिमम, ठीक है। मैंने हमेशा बताया स्पेसिंग हमेशा हम लोग मिनिमम लेते हैं, देखिए स्पेसिंग हमेशा हम लोग मिनिमम ही लेते हैं, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट की बात करें तो 5D/450, 5D या फिर 450 में से भी कोई भी कम हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये है स्लैब से। ओके, स्लैब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये है। इसमें होता क्या है, स्लैब का स्पेसिंग का फॉर्मूला AST1, यानी कि आपको एक बार का एरिया रखना है अपन टोटल एरिया इनटू 1000। यहाँ पे क्या होगा, टोटल एरिया आपका कांस्टेंट मान लेगा या फिर आपको बोल देगा कि एक बार का एरिया इतना है, टोटल एरिया इतना, मुझे स्पेसिंग बताओ, तो वो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ओके, अब बात कर देते हैं लेटरल स्टेबिलिटी की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका 100%, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड या फिर कंटिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस बीम की बात करें तो 250 BD² यानी 250 इंटू B/D² या फिर 60 B, इनमें से कौन सा मिनिमम। ओके, अगर बात करें कैंटिलीवर के केस में तो 100 B/D² या फिर 25 B, इसमें से मिनिमम। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये स्पान बाय डेप्थ रेशियो जो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, वो शुड बी लेस देन इक्वल टू A। A क्या होता है, एक फैक्टर होता है जो कैंटिलीवर के लिए हम लोग 7 लेके चलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 लेके चलते हैं, और कंटिन्यूस बीम के लिए आपका 26 लेके चलते हैं। लेकिन इसमें एक केस है, जो आपको पढ़ाया जाता है वो सिर्फ ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। जिस कंडीशन में लेंथ होती है बीम की या फिर वन वे स्लैब की, वो कम होती है 10 मीटर से, तो इस केस में F की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए जो बीम है या फिर स्लैब है आपकी, उसकी जो लेंथ है आपकी 10 मीटर से ज्यादा है, तो इस केस में F की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो होती है आपकी 10 मीटर अपॉन स्पान, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा ट्विस्ट हो जाता है।
अगर उसकी जो लेंथ है 10 मीटर से अपनी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पूरा पोर्शन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पूरा पोर्शन क्लियर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अपने कॉलम की। अब हम बात करेंगे कॉलम की। ओके, तो बात करते हैं हम लोग कॉलम की। तो कॉलम में मिनिमम जो सेंट्रिसिटी होती है वो होती है अनसपोर्टेड लेंथ यानी कि L0 अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन, मत समझना, ठीक है, कोई रेशियो नहीं है, ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन है अपॉन 30 या फिर 20, इन दोनों में जो भी मैक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखने को मिलेगा, आपको डाटा दे दिया जाएगा और इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ध्यान रखना, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लिया जाएगा। अगर बात करें रिडक्शन कोएफिशिएंट फैक्टर की, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1.25, ये ध्यान रखना, 1.25 माइनस इफेक्टिव लेंथ अपन 48 बी क्या अपनी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये क्या, मान लीजिए आपकी कोई 300/400 की डायमेंशन है, तो सबसे कम कौन सी है आपकी, सबसे कम है आपकी 300, यानी कि ये वैल्यू आपकी यहाँ रखी जाएगी, ये कम है, ठीक है, जो कम वाली है वो रखी जाएगी। अब बात करते हैं आपका रीइंफोर्समेंट एरिया, यहाँ पे से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, रीइंफोर्समेंट एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है 0.8%, सारा डाटा कॉलम के लिए ये पूरा। ओके, जब मैं चेंज करूंगा दूसरे टॉपिक को तब मैं आपको बता दूंगा। और मैक्सिमम कितना होता है, एक 4%, एक 6%। जब बार ओवरलैप कर रही है, जब कर रही है तो हम लोग कम प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में हम लोग लेते हैं 4%। जब बार ओवरलैप नहीं कर रही है तो उस केस में कितना प्रोवाइड करेंगे हम लोग, 6%। ओके, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले बनते हैं वो आपके बनते हैं ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा समझना डिटेल में कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है। ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट है, उसका जो डाया होता है वो मैक्सिमम लिया जाता है 6 mm या फिर 1/4 और 5 मैक्स। 5 मैक्स क्या है, जो मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है आपका लॉन्गिट्यूडनल, उसका डाया होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये मेन रीइंफोर्समेंट का है। कभी कभी होता क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट में दो डाया प्रोवाइड कर देते हैं, एक होता है D1, एक होता है D2। तो उस केस में मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे कि स्पेसिंग के लिए क्या होता है 5 मिनिमम, या मैक्सिमम था या मिनिमम, यानी कि अगर दो डाया हैं तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ लिया जाएगा, यानी कि D1 मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू D1 होगी। ठीक है, अगर दो डाया है तो मिनिमम की वैल्यू कौन सी होगी, D2 होगी। ठीक है, तो स्पेसिंग हमेशा मिनिमम ली जाती है 16/5 300 mm या फिर लीस्ट डायमेंशन इस तरह। ठीक है, तो इनमें से जो भी मिनिमम होगी वो स्पेसिंग दी जाएगी। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखने को मिल सकता है कि आपको डाटा दे दिया जाएगा, आपको मिनिमम स्पेसिंग या फिर आपका मैक्सिमम जो डाया है वो पूछ लिया जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर दो डाया दे रखे हैं तो आपको किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि मैक्सिमम डाया लेके आप दोनों वैल्यू पुट करें, ऐसा नहीं करना है। जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ आएगा, जो मिनिमम होगा वो वैल्यू यहाँ आने वाली है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आपके प्री टेंशन पोस्ट टेंशन। यहाँ से आपसे ज़्यादातर थ्योरेटिकल फॉर्मूला पूछे जाएंगे कि किस में ज़्यादा आपका लॉसेस होता है, तो प्री टेंशन में ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, और पोस्ट टेंशन में कम लॉस होता है। कितना होता है, वैल्यू याद रखनी है, 20 to 25%, ये 10 से 15%। अब प्री टेंशन में मिनिमम ग्रेड कितना है, M40 इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट टेंशन में मिनिमम ग्रेड कितना है, M30, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, PEL/8EI। ठीक है, अगर लॉसेस की बात करें प्री टेंशन में, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन कौन से लॉसेस हैं या फिर नहीं है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। इन चारों के फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको भी याद रहने चाहिए। लास्टिंग शॉर्टनिंग के लिए होती है MFC। ठीक है, M क्या आपका मॉडुलर रेशियो, क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है M5FC, 5 क्या है आपका क्रीप कोएफिशिएंट। ठीक है, और मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलर रेशियो होता है M=280/3 सिग्मा CBC। डायरेक्ट बेंडिंग की कंडीशन में जो आपकी स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो शो करता है। ओके, श्रिंकेज के केस में दो आते हैं, प्री और पोस्ट। प्री के केस में होता है 3 × 10⁻⁴ ES। ठीक है, इसमें होगा क्या, आपको डायरेक्ट ES की वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा श्रिंकेज के हो रहा है कंक्रीट में, तो उस केस में प्री टेंशन क्या है, तो आपको सीधा फॉर्मूला रख के वैल्यू निकालनी है। ओके, अब पोस्ट की बात करूं तो 2 × 10⁻⁴ ES अपॉन log10 T+2। ओके, तो ये याद रखना है। इलेक्शन टेंडेंस का कोई है नहीं, तो इसका आप एज इट इज याद रखिए। ओके, तो ये सारे डाटा आपको याद रखना। अब बात करते हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप
आपको पूछा जाएगा कि डायरेक्ट कंप्रेशन बताइए, आपको ग्रिड दे दिया जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसका होता है 0.4 FCK। अगर फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो होता है 0.7 FCK, ठीक है। FCK लेकिन अंडररूट में आएगा इसके आंसर में। अब पंचिंग स्ट्रेस की बात करें, पंचिंग शेयर स्ट्रेस की बात करें आपकी, तो उसका फॉर्मूला होता है 0.25 अंडररूट FCK। अगर बेयरिंग की बात करें तो 0.45 FCK, ठीक है। यहाँ से भी जनरली एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आराम से, ओके। इनमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि M40 M30 और किसमें ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी, या फिर आपको इन ऑप्शन दे दी जाएंगे कौन सा प्री टेंशन का पार्ट है कौन सा नहीं है, ये आपको बताना होगा। या फिर हो सकता है आपको थोड़ा ES की वैल्यू दे दी जाए और वन लाइनर फॉर्मूला है वहाँ पे ES की वैल्यू रख के आपको कैलकुलेट करना हो, ओके। तो यहाँ पे जो अपना पूरा RCC का शॉर्ट क्विक रिवीजन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनसे उनको भी कुछ हेल्प हो सके इस लेक्चर से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग आपके लिए ऐसे और लेक्चर लेके आते रहेंगे। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।